आसानी के लिए बेटा मैंने यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड हो जाए सेशन, ताकि बाद में आप लोग इसको अगर अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, दोबारा समझने के लिए इसको अगर रिप्ले करना चाहें, चेक करना चाहें, तो आपको यहाँ ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल हो। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में है। इन्वेंट्री आपको याद होगा, हमने बात की थी कि हर वो आइटम जो एक बिजनेस बाय करे और इंटेंशन होती है बाय करके उसको सेल करना, हम उसको होल्ड नहीं करते। अब उसी सिलसिले में इन्वेंट्री के रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जिनमें से कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर में। लाइक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास जो सिस्टम है बेसिकली वो परपेचुअल और पीरियोडिक का है। और देन जो कॉस्ट फ्लो के रिलेटेड था वो हमारे पास कि जब इन्वेंट्री सेल हो जाए तो फाइफो, लाइफो, एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन थे। अभी हम इस सेमेस्टर में, चूंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो इसमें भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात है। तो यहाँ जो हमारी डिस्कशन है वो सारे की सारी इसकी बेस करेगी कि एक बिजनेस को अपने ऑपरेशंस में या अपने पास इन्वेंट्री कितनी कैरी करनी चाहिए। मैं दोबारा बेटा रिपीट करूंगा। डिबेट ये होगी इस हमारे सारे सेशन में कि एक बिजनेस जो है उसको अपने पास इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स कैरी करने चाहिए। ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि आप जब भी इन्वेंट्री बाय करते हैं तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। आप सपोज कर लें एक यूनिट अगर आपका 100 रुपये का है इन्वेंट्री का, जो कि आप अपने सप्लायर से बाय करें, तो आप बेसिकली 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अगर आप एक यूनिट बाय करें। से फॉर एग्जांपल आप सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं 1 यूनिट का, तो इट मीन्स कि यू हैव टू पे 100 रुपये टू योर सप्लायर। अब ये 100 रुपये कब रिलीज होगा? जब तक के यूनिट सेल होकर के आपको उसका कैश रिसीव ना हो जाए। सपोज आपने यूनिट बाय किया आज 100 रुपये का, वन सिंगल यूनिट, और ये यूनिट सेल होकर आपको जो इसका कैश है वो अवेलेबल हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मंथ में। इट मीन्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 100 रुपये है ये एक मंथ के टाइम के लिए बिजनेस में स्टॉक हो गई। अब अल्टरनेट क्या था? अल्टरनेट ये था कि जो आप आपके पास मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज होती हैं वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। अब 100 रुपये अगर मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट करते तो एक मंथ का वहां से आपको रिटर्न मिल जाता। तो अब डिबेट यहाँ से बेटा इस तरफ मूव हो रही है, जो बेसिकली हम इस डिस्कशन को आगे मूव कर सकते हैं वो ये है कि ये 100 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है, या ये 100 रुपये बिजनेस के अलावा जो है मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है। यहीं से एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन रेज होगा आपके माइंड में कि अगर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और इन्वेंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस के ऑपरेशंस कैसे सरवाइव करेंगे, बिजनेस रन कैसे होगा? इट मीन्स इन्वेंट्री में तो इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, उसके बगैर तो बिजनेस आपका चलेगा ही नहीं। आई मीन कि अगर आपके पास बिजनेस में ये किसी की चैट है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्लास, हसनात ने पूछा है ड्यूरेशन का। तो बेटा ये हम पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, जब तक ये टॉपिक कवर नहीं होता मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये जूम के जो है 2 सेशंस यहाँ पर जो है वो स्पेंड होंगे। हसनात आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये ड्यूरेशन क्या होगा। 40 मिनट का बेटा यहाँ जूम पे सेशन होता है। तो जब ये 38 मिनट्स होंगे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस मीटिंग को जब एंड करूंगा तो इसी लिंक को दोबारा आप ज्वाइन करके क्लास को दोबारा जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लिंक पे दोबारा क्लिक करके इसी क्लास को आप दोबारा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात हम बेटा कर रहे थे कि डिस्कशन मेनली ये होती है कि जो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट है एक यूनिट 100 रुपये, और क्वेश्चन रेज हुआ क्या वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए या मार्केट में किसी और अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो वहां से हमने ये देखा या ये समझने की कोशिश की कि वो जो 100 रुपये इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट आपकी अमाउंट है वो बिजनेस में तो इन्वेस्ट करना ही करना है, क्योंकि इन्वेंट्री के बगैर बिजनेस नहीं है। क्योंकि इन्वेंट्री ही वो आपकी आइटम है जो आपने सेल करनी है। बाकी तमाम एसेट्स तो आप बाय करते हैं लेकिन होल्ड कर लेते हैं। इन्वेंट्री बाय करके आप सेल करते हैं और उसी को सेल करके आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने का ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना था। अब यहाँ पॉइंट ये आ जाता है कि अगर इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो क्या एक यूनिट एक्वायर किया जाए
2 यूनिट्स एक्वायर किए जाएं, 10, 100, 1000, कितने यूनिट्स एक्वायर किए जाएं। यानी कि कुछ बिजनेसेस की अप्रोच ये होती है कि वो जस्ट जो डिस्प्ले में स्टॉक आपके पास है उतना इन्वेस्ट किया जाए। सपोज आपके डिस्प्ले में 5 यूनिट्स इन्वेंट्री के हैं, तो जस्ट 5 यूनिट्स इन्वेंट्री के बाय कर लिए जाएं, 6th यूनिट बाय ना किया जाए, क्योंकि हर एक्स्ट्रा यूनिट जो आप बाय करते जाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो स्टक होती जाएगी। अब दूसरा ये कि बिजनेस ने जो मैनेजमेंट होती है उसने साइड बाय साइड ये डिसीजन भी लेना होता है कि जो आपके पास बिजनेस के रिटर्न्स हैं उनको मैग्नीफाई कैसे किया जा सकता है। उसके लिए आप हर डिसीजन के बैकअप पे, हर प्लानिंग के बैकअप पे ये देखते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट क्या है। तो अगर बेनिफिट ज्यादा हो कॉस्ट से तो डेफिनेटली आप उस डिसीजन को आगे ऑप्ट करते हैं या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब इन्वेंट्री में भी आपकी कॉस्ट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ये 100 रुपये बेटा, कैसे इसकी कॉस्ट हो सकती है? इस 100 रुपये की कॉस्ट ये हो सकती है कि आप ये 100 बिजनेस में इन्वेंट्री की बजाय मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मार्केट से फॉर एग्जाम्पल आपको 10% रिटर्न मिलता। अब मार्केट का रिटर्न 10% फॉरगो करके आपने बिजनेस में इन्वेंट्री की फॉर्म में इन्वेस्ट करना प्रेफर किया। तो इट मींस कि आपने एक अल्टरनेट को फॉरगो कर दिया। वो क्या था? मार्केट में कोई भी अल्टरनेट, कोई भी अपॉर्चुनिटी, आप बैंक में इन्वेस्ट करते, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते, फॉरेन करेंसीज में इन्वेस्ट करते, और बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। तो आपने उस रिटर्न को फॉरगो किया। तो जो रिटर्न फॉरगो करते हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। तो आपने वो 10% रिटर्न नहीं लिया, रादर बिजनेस में इन्वेस्ट करना प्रेफर किया। तो इसलिए ये जो हम बात कर रहे थे कि इन्वेंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई कॉस्ट बियर करना पड़ती है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो उस फॉर्म में नजर आती है। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे पास फिर डिबेट में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये आ जाती है कि बिजनेस में इन्वेंट्री कैरी तो करनी ही है। जब इन्वेंट्री कैरी करेंगे तो बिजनेस में इन्वेंट्री में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई ना कोई रिक्वायर्ड होगी। आई रिपीट, पहली बात, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी इन्वेंट्री में, क्योंकि यूनिट्स पड़े होंगे तो ऑपरेशंस चलेंगे, अदरवाइज आपके ऑपरेशंस मूव ही नहीं हो सकते। नंबर 2, अब अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितनी की जाए? क्या सिर्फ वो यूनिट्स बाय किए जाएं जो आपके डिस्प्ले में हो, जो आपका आउटलेट पर डिस्प्ले में आपके रैक्स में आपके शेल्फ्स पे पड़े हुए हैं, जस्ट उतनी क्वांटिटी अरेंज की जाए या उससे ज्यादा अरेंज कर ली जाए? ये सेकंड डिबेट है। अभी नेक्स्ट जो डिस्कशन में आपके साथ मूव करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पे हम सारी आगे डिबेट करेंगे, वो ये सेकंड वाला पॉइंट है कि अगर इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट जरूरी है, मैंडेटरी है, तो फिर कितनी की जाए? वो इन्वेस्टमेंट कितने यूनिट्स की हो? अगर यूनिट्स बाय करने हैं तो वो 1 किया जाए, 5 किए जाएं, 10 किए जाएं या 1000 किए जाएं? ये बेटा सेकंड डिबेट का पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर। यहां तक किसी का क्वेश्चन है बेटा, पूछ सकते हैं आप लोग, ताकि हम डिस्कशन को आगे कैरी कर सके। मैंने यहां तक जस्ट ये बताया कि इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट इंतहाई जरूरी है, और डिबेट किस तरफ लेकर चल रहे हैं, आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है तो कितनी की जाए। ये हमारा आगे जो डिस्कशन का मेन पॉइंट होगा। चलें जी, आई गेस क्वेश्चन नहीं है, हैंड रेस कर लीजिएगा बीच में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ। तो बेटा अब हम पॉइंट जो सेकंड वाला है इसी को आगे कैरी करते हैं, दैट इज कि इन्वेस्टमेंट तो करना ज़रूरी है, और वो कितने यूनिट्स की जाए। बेटा आपके पास मैंने यहाँ स्क्रीन शेयर की है, स्क्रीन पर आपको एक जो टेबल है ये विजिबल होगा, जिस पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नजर आएगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री, और राइट साइड पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इन एडिकेट कैरिंग।打不什么第一门配很远，那搞不好你来都只有 बेटा जान मोहम्मद, मे आई रिक्वेस्ट कि आप काइंडली अपना जो माइक है इसे ज़रा ऑफ कर लीजिए। बेटा सिमिलरली तमाम स्टूडेंट्स ज़रा चेक कर लीजिएगा कि आप लोग जब ज्वाइन करें तो आप लोगों के माइक्स जो हैं
वो ऑफ है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि गलती से आपसे वो प्रेस हो जाता है। तो कर्सर या जो आपका माउस है उसको भी ट्राई कीजिएगा कि जो आपका माइक है उसके जो ऑप्शंस हैं वहां पर उसको ना प्लेस कीजिएगा। ओके फाइन। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि हमें जो अभी टेबल शो हो रहा है इसके लेफ्ट साइड पे कैरिंग इन्वेंट्री की बात की गई है और राइट साइड पे कॉस्ट ऑफ इनएडिक्वेट कैरिंग है। अब बेटा यहाँ इन दोनों में डिस्कशन ये है कि अगर यूनिट्स कैरी ज्यादा किए जाएं या कम कैरी किए जाएं। मैं दोबारा बेटा डिस्कशन के लिए पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। डिस्कशन हम ये करने जा रहे हैं कि इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं वो कितने कैरी किए जाए बिजनेस में, जिसमें बिजनेस को कॉस्ट कम से कम बेयर करना पड़े। क्योंकि मैंने पहले बात की कि कोई भी डिस्कशन का पॉइंट हो, कोई भी हमारे पास जब डिसीजन लेना हो, तो बिजनेस क्या देखता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। तो यहां भी हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। किस चीज का कॉस्ट बेनिफिट? के इन्वेंट्री के यूनिट्स कम कैरी करूं तो क्या कॉस्ट है या बेनिफिट है, और अगर ज्यादा यूनिट्स कैरी करूं बिजनेस में इन्वेंट्री के तो क्या कॉस्ट या बेनिफिट है। ये हमारी बेटा डिस्कशन रहेगी। तो नेक्स्ट बेटा, ये चैट की बजाय आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग अगर हैंड रेज कीजिएगा जिसने भी क्वेश्चन करना हुआ, ठीक है बेटा। जी। तो ज्यादा यूनिट्स इन्वेंट्री के कैरी किए जाएं या कम कैरी किए जाएं, दिस इज द डिस्कशन पॉइंट। अब पॉइंट ये है कि यहाँ थोड़ी देर पहले हमने बात की कि अगर एक यूनिट परचेज करते हैं, प्राइस मैंने उसकी अज्यूम की थी 100, तो बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है 100 रुपी। अब अगर 1 की बजाय मैं 10 यूनिट्स बाय करूंगा तो बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा 1000, कि 10 यूनिट्स की इन्वेस्टमेंट 1000 रुपी है अगर एक यूनिट आपके पास 100 का है। तो क्वेश्चन इज कि अगर 10 यूनिट्स कैरी करता हूँ 1000 रिक्वायर्ड है, और एक यूनिट कैरी करता हूँ तो 100 रिक्वायर्ड है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो यूनिट्स जितने आपके पास डेली बेसिस पर सेल में रिक्वायर्ड हैं वो अरेंज करते जाएं, डेली बेसिस पर ऑर्डर प्लेस करते जाएं, इस अजम्पशन के पास साथ कि आपका डेली एक यूनिट सेल होता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेली यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि आप कम यूनिट्स कैरी करते हैं। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अपने पास सफिशिएंट स्टॉक जो है वो कैरी करें और 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दें, यानी कि 10 यूनिट्स एक्वायर करके रख लें और 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दें। अब 1000 जब आपने इन्वेस्ट किया, इट मीन्स कि एक यूनिट अगर बाय किया होता तो 9 एडिशनल यूनिट्स आपने बाय किए। आई रिपीट, एक की बजाय 10 यूनिट परचेज कर लिए, तो एक्स्ट्रा 9 यूनिट परचेज किए। तो इट मीन्स एक्स्ट्रा 9 यूनिट की इन्वेस्टमेंट 900 है, वो भी आपने बिजनेस में एडिशनल इन्वेस्ट कर दी। आपके पास ऑप्शन थी कि यही 900 मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर देते, तो आपने क्या किया, इस 900 को मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय बिजनेस में इन्वेस्ट किया। किस चीज को माइंड में रखकर इन्वेस्ट किया होगा? इस चीज को माइंड में रखकर इन्वेस्ट किया होगा कि भाई इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करने की जो कॉस्ट है वो कम है, और मार्केट में इसको कह लीजिए कि अगर इन्वेस्ट करता हूं तो वहां से रिटर्न कम मिलता है। आई रिपीट, अगर 900 हो सकता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो वहां से 10% रिटर्न मिलता, और बिजनेस में इन्वेस्ट करूं तो यहां से 11 12 13 14 15 इस तरह से कोई भी रिटर्न की परसेंटेज मिलती। तभी बिजनेस में इन्वेस्ट करना प्रेफर किया कि यहाँ का रिटर्न ज्यादा है कंपैरेटिव टू मार्केट का रिटर्न। अब बेटा जरा इसको वन बाय वन डिस्कशन में लेकर आते हैं। अब एक बिजनेस है, अगर सपोज कर लीजिए, इसकी मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ। डिबेट ये चल रही है, एक कह लीजिए कि मीटिंग है, उसमें डिबेट ये चल रही है जी कि हमारी एनुअल जो नीड है, सपोज एनुअल नीड है 2400 यूनिट्स। बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक बिजनेस है, उसकी कंप्लीट फुल ईयर में जो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है सेल करने के लिए वो यूनिट्स हैं 2400। क्लियर है बेटा? एक पूरे साल में 2400 यूनिट बिजनेस सेल कर सकता है। अब एक मैनेजर ये प्रपोज करता है कि हमें एक सिंगल ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए अपने सप्लायर को, कि हमें एक कंटेनर भेज दो 2400 यूनिट का, एक ही सिंगल ऑर्डर के पूरे साल की इन्वेंट्री एक ही टाइम पे अरेंज कर ली। दूसरा मैनेजर कहता है कि नहीं, हमें जब जिस टाइम पर जितनी इन्वेंट्री रिक्वायर्ड होगी हम उतने का ऑर्डर प्लेस करेंगे।
वो कहना चाहता है जी कि हमें 50 या 100 का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब दोनों में एक 50 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहता है मैनेजर, और दूसरा कहता है कि फुल ईयर की इन्वेंट्री जो कि 2400 यूनिट्स हैं उनका एक सिंगल ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए। मैं आसान करने के लिए 50 को 100 कर देता हूं कि एक मैनेजर प्रपोज करता है कि 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाए, और दूसरा मैनेजर प्रपोज करता है कि 2400 यूनिट्स का एक सिंगल ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए। अब जो मैनेजर ये कहता है कि 2400 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए उसको हम कहते हैं मैनेजर ए। और जो मैनेजर बी है उसने प्रपोजल ये दिया है कि 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए। ये दोनों डिफरेंट थॉट्स को लेकर चल रहे हैं। मैनेजर ए ये कहता है, उससे पूछा गया कि भाई आप क्यों कहते हो कि 2400 यूनिट्स का एक सिंगल ऑर्डर दे दिया जाए। उसने कहा जी देखिए, हमें अगर बल्क में बाय करेंगे तो बल्क में बाय करके डिस्काउंट मिल सकता है, जबकि अगर हम हर दफा 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, 100 100 100, यानी कि हमें 24 टाइम ऑर्डर देना पड़ेगा। और जब 24 टाइम ऑर्डर देंगे 100 100 का, तो वो स्मॉलर क्वांटिटी होगी, तो हमें हमारा सप्लायर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा। तो वो मैनेजर ए ने ये प्रपोज किया कि 2400 का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, इस बात को माइंड में रख करके कि हमें एक बेनिफिट मिल सकता है एक सिंगल ऑर्डर दे करके। वो बेनिफिट क्या है कि हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, उसने कहा जी कि देखिए कंट्री के जो हालात हैं वो भी ऐसे हैं कि कल हो सकता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से जो प्राइजेस हैं, आज तो प्राइजेस लो हैं और कल इन्फ्लेशन की वजह से प्राइजेस हाई हो जाएं, तो हम उस कॉस्ट से भी बच जाएंगे। उसके अलावा उसने ये कहा कि अगर हम एक्सेसिव इन्वेंट्री बाय करते हैं तो हमें कल को शॉर्टेज नहीं होगी इन्वेंट्री की। हमें कल को इन्वेंट्री की क्या बेटा, शॉर्टेज नहीं होगी। कल को हो सकता है कि इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाए, मार्केट से आउट हो जाए। जब इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई, सप्लायर के पास अवेलेबल ना हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट में सम टाइम जो हमारी इन्वेंट्री है वो वो आउट हो जाती है, वो शॉर्ट हो जाती है, तो हमें अवेलेबल नहीं होती। जब हमें हमारी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होगी तो हम अपने कस्टमर्स के ऑर्डर टाइमली फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जब अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स टाइमली फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हमारे कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो अफेक्ट हो सकती है। कैसे? कि जो बैकलॉग्स है वो जमा होते जाएंगे, इन्वेंट्री टाइमली डिलीवर नहीं हो पाएगी, तो कस्टमर डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम वेट नहीं करेगा। उसको तो अपनी प्रोडक्ट चाहिए, उसको तो अपनी नीड पूरी करनी है, तो वो हमारे कंपैटिटर से सिमिलर इन्वेंट्री या इसका सब्स्टिट्यूट ले लेगा। द थिंग इज कि जब मेरे पास कल को शॉर्टेज हो सकती है तो मेरा कस्टमर मेरे कंपैटिटर्स की तरफ स्विच कर सकता है। तो एक ये भी कॉस्ट है। तो मैनेजर ए ने कहा कि भाई कल को अगर इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाती है तो हमारे पास इनफ स्टॉक अवेलेबल होगा जो हम अपने कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसने कहा इसलिए भी हमें एक सिंगल ऑर्डर 2400 यूनिट्स का दे देना चाहिए। मजीद उसने कहा कि सर हमें इसलिए 2400 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए कि देखिए जब एक सिंगल ऑर्डर देंगे तो एक ही कंटेनर का रेंट हमें देना पड़ेगा, जबकि अगर हम 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें पूरे साल में 24 दफा ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर मेरी पूरे साल की नीड है 2400 और एक ऑर्डर में मैं 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता हूं जैसा कि मैनेजर बी ने प्रपोज किया है, तो इट मीन्स हमें 24 दफा ऑर्डर देना पड़ेगा। तो 24 टाइम कंटेनर का ट्रांसपोर्टेशन का रेंट पे करना पड़ेगा हमें। तो कंपैरेटिवली वन टाइम पे कर लेंगे, मे बी बड़ा कंटेनर हो और वहां छोटे कह लीजिए कि यूनिट्स को यूज करना पड़े, मैनेजर बी ने जो प्रपोज किया। लेकिन जो कंटेनर बड़ा एक ही सिंगल कह लीजिए कि ब्लैंकेट फॉर्म में आ जाएगा, उसकी रेंट की कॉस्ट 24 वाली जो कॉस्ट है उससे कम होगी, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव होगी। इसके अलावा उसने कहा कि जब ट्रांसपोर्टेशन, आपको पता है कि जब इन्वेंट्री इन ट्रांजिट होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन में होती है, जैसे कंटेनर होते हैं, ऑयल के देख लें, पेट्रोल के देख लें, ये वाले सारे आपको नजर आते हैं, गैस के टैंकर नजर आते हैं। ये जब
इन ट्रांजिट होते हैं तो आपको पता है इसे इंश्योर्ड करवाया जाता है, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट वन टाइम बेयर करना पड़ेगी अगर सिंगल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं 2400 यूनिट्स का। वेयर एज अगर 100 यूनिट्स का ऑर्डर सेपरेटली हम प्लेस करते जाएं, कि हम हर 15 दिन के बाद 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स 24 टाइम हमें इंश्योरेंस की कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। इसी तरह अगर 2400 का सिंगल ऑर्डर प्लेस किया है तो ट्रांसपोर्टेशन वन टाइम, इंश्योरेंस वन टाइम, लोडिंग अनलोडिंग वन टाइम, मेरे बिजनेस का जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी इंगेज हुआ वन टाइम। इसी तरह जो मैंने कोटेशंस मंगवानी होगी, जो मैंने ऑनलाइन होकर प्राइजेस को कंपेयर किया होगा, वो भी वन टाइम। तो मैनेजर ये ने कहा कि हमें ये तमाम कॉस्ट सेव हो जाती हैं अगर हम एक सिंगल ऑर्डर प्लेस कर दें। और उस सिंगल ऑर्डर में कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाए? 2400। उसने कहा कि क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए 2400 यूनिट्स की। वेयर एज मैनेजर बी का प्रपोजल था कि हमें 2400 नहीं, रादर 100 यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब पूरे साल की नीड है 2400, तो 2400 की नीड पूरी करने के लिए हमें 24 दफा ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी है? 100। तो 100 × 24 2400। तो ये मैनेजर ए ने क्रिटिक किया मैनेजर बी के प्रपोजल को। अब मैनेजमेंट ने पूछा जी मैनेजर बी से, भाई आप कह रहे थे 100 यूनिट्स का ऑर्डर होना चाहिए, तो आपकी क्या राय है? आपके सामने पॉइंट्स रख दिए हैं मैनेजर ए ने कि भाई हमें तो सिंगल ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, 100 का ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए। मैनेजर बी ने कहा देखिए इनके भी जो रिजर्वेशंस हैं, जो तहफुजात हैं वो ठीक हैं, लेकिन मैंने भी जो 100 का ऑर्डर का कहा है उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रैशनल है। उन्होंने कहा जी बता दीजिए क्या है। तो मैनेजर बी ने कहा जी कि कुछ इस तरह से है, देखिए हम 100 यूनिट का जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें 1000 रुपये चाहिए। अगर मैं एक यूनिट कह लीजिए कि 10 रुपये का अज्यूम कर लूं, बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक यूनिट कितने का है? 10 रुपये का। तो 100 यूनिट्स परचेज करने के लिए कितना चाहिए फिर? 100 × 10 1000। और जबकि अगर हम 2400 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें वहां अमाउंट चाहिए 24,000। आपने कहा कि देखिए एक साइड पर हमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है 1000। 100 यूनिट के लिए, 100 यूनिट्स के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है? 1000। जबकि 2400 के लिए चाहिए 24,000। तो आपने कहा पहली बात तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अरेंज करना पड़ेगी। कितनी एडिशनल अरेंज करना पड़ेगी? 23,000। यहाँ तो 1000 से बात बन जाएगी। वेयर एज अगर आप 2400 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 24,000 चाहिए, यानी कि एडिशनल 23,000। आप वही 23,000 अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते तो मार्केट से आपको रिटर्न मिल जाता। अगर वही 23,000 जो एडिशनल अमाउंट है इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करने की, एक सिंगल ऑर्डर में देने की वजह से, तो वही अमाउंट आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते थे। जब वही अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करते वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता आपको। बेटा मेरी रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लें। क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लीजिएगा। तो मैनेजर बी ने कहा कि अगर हम 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हो तो जस्ट हमें वी नीड ओनली 1000 रुपी, वी डोंट हैव टू अरेंज एडिशनल 23,000 रुपी। सो उसने कहा ये 23,000 अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल है तो मार्केट में इन्वेस्ट करके वाई नॉट वहां से रिटर्न ले लें। अब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी ज्यादा यूनिट बाय करने की। उसने कहा बेहतर है 100 बाय करना। 2400 बाय करते हैं तो आपको 23,000 जो मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न मिल सकता था वो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। उस रिटर्न को, उस कॉस्ट को हमने नाम नाम क्या दिया हुआ है? हमने बेटा उसे नेम दिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां बुक में उसने उसको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 10%। तो उसने कहा जी देखिए 100 में इन्वेस्ट करना बेहतर है ताकि आपकी ये वाली कॉस्ट सेव हो सके। उसने मैनेजमेंट ने कहा अच्छा ठीक है, और इसके अलावा आपके माइंड में कोई पॉइंट है? उसने कहा यस है। ये कौन प्रपोज कर रहा है? मैनेजर बी।
जिसका प्रपोजल है कि 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, उसका प्रपोजल है ये वाला। तो उन्होंने कहा जी कि एक तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो सेव हो सकती है, उसके अलावा अगर हम हर दफा 100 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमें कोई एक्स्ट्रा वेयर हाउस अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्होंने कहा जी कि देखिए 2400 यूनिट्स आप अगर सिंगल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको कोई वेयर हाउस चाहिए होगा। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं ना बेटा कि उनके यूनिट्स एक सिंगल वेयर हाउस में नहीं आ सकते पूरी एनुअल नीड के। तो उन्होंने कहा जी कि हमें एडिशनल वेयर हाउस स्टोर करने के लिए अपनी इन्वेंट्री को रिक्वायर्ड होगा, जिसका हमें रेंट पे करना पड़ेगा। और उसी वेयर हाउस का हमें इंश्योरेंस की कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी इन्वेंट्री वहां पर हम स्टोर करेंगे 2400 यूनिट्स की, उसकी हमें इंश्योरेंस करवाना होगी। और उसके उसको लुक आफ्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कोई एम्प्लॉय भी रिक्वायर्ड होगा। तो एम्प्लॉय की सैलरी पे करना पड़ेगी, या डेली वेजेस पर अगर हायर करते हैं तब भी उसको हमें पे करना पड़ेगा, तो ये हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जिसने कहा जबकि अगर 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें किसी वेयर हाउस की जरूरत नहीं होगी। तो 2400 यानी कि ज्यादा यूनिट्स कैरी करेंगे तो हमारी वेयर हाउस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमें एम्प्लॉय को सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, वहां एम्प्लॉय एंगेज करना पड़ेगा। और हमें वहां से बार बार लोडिंग अनलोडिंग जो है वो भी करवाना पड़ेगी, कि वहीं से दोबारा आपको मैनेज करना पड़ रहा है। इसके अलावा उसने कहा कि देखिए अगर आप 100 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक फायदा और हो सकता है। वो फायदा क्या हो सकता है कि कल को मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, कल्चर, डिजाइन, जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस हैं, जो नीड्स हैं, वो ओवर द टाइम चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो हो सकता है जो मुझे यूनिट आज इन्वेंट्री के अवेलेबल हो, ये करंट प्रोडक्शन में करंट नीड को तो फुलफिल कर रहे हो, लेकिन 2-3 मंथ्स के बाद हो सकता है कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो जाएं, तो ये मेरी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए, आउटडेटेड हो जाए। तो उन्होंने कहा जी कि अगर 2400 यूनिट्स आप एक ही दफा ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो घंटे आपको। दी ओके चलेगा। गर्मी है तो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 2400 यूनिट्स अगर रख लेते हैं तो चांसेस आर देयर कि हमारे जो यूनिट्स हैं, हमारी जो इन्वेंट्री है ये ऑब्सोलीट हो जाए, तो ऑब्सोलेंस की कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी आपको। प्लस अगर आप 2400 यूनिट्स को कैरी करते हैं तो आपको हो सकता है कि थेफ्ट के ज्यादा चांसेस हो। आपका जो कह लीजिए कि पिल्फरेज है, आपका जो एम्प्लॉय थेफ्ट है वो ज्यादा हो जाए। तो उन्होंने कहा जी कि ये तमाम कह लीजिए कि कॉस्ट हैं जो कि हमें प्लान करनी चाहिए, हमें सोचनी चाहिए। जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके फाइन। यस सर। जी बेटा, हम जैसे ही 2 मिनट क्लास के रह जाएंगे, 2 मिनट्स, तो हम एक काम करेंगे कि ये मीटिंग लीव करके दोबारा इसी को स्टार्ट कर लेंगे, ताकि यहीं से डिस्कशन आगे हम कैरी कर सकें। चूंकि लास्ट यहाँ पर 9 मिनट्स रहते हैं अभी क्लास के, तो हम एग्जैक्टली जैसे ही कह लीजिए कि 2 मिनट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो इसको एंड करके नया सेशन इसी लिंक को आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकेंगे। तो इसी डिस्कशन को आगे कैरी करते हैं। तो बेटा होपफुली आपको यहाँ तक जो डिबेट है, जो डिस्कशन है, वो ये समझ आ रही होगी कि डिस्कशन क्या है। कि भाई बिजनेस में इन्वेंट्री के कितने यूनिट्स कैरी किए जाएं, एक जब ऑर्डर प्लेस करना हो अपने सप्लायर को, तो वो कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया जाए। क्योंकि दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। दोनों का मतलब क्या है, ज्यादा यूनिट्स कैरी करता हूं तो उसके भी साथ एसोसिएटेड कुछ कॉस्ट हैं, कुछ बेनिफिट हैं। और अगर कम यूनिट्स कैरी करता हूं तो उसके साथ भी एसोसिएटेड कुछ कॉस्ट या बेनिफिट हैं। क्योंकि बिजनेस ने बेटा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर दो मैनेजर ए और बी लिए, और ए का प्रपोजल रखा आपके सामने 2400 यूनिट्स का, और बी का प्रपोजल रखा आपके सामने 100 यूनिट्स का। तो दोनों 100 और 2400 इनके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट या बेनिफिट्स हैं उनको हमने डिबेट में लेकर समझने की कोशिश की। यही सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में देखें हर बिजनेस की है। आप भी देख सकते हैं कि आप अगर कोई बिजनेस अपना स्टार्टअप लें, कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को लेकर चलना चाहें आप लोग, तो उसमें आपको भी यही डिसीजन लेना होगा कि भाई कितने यूनिट्स ऑर्डर प्लेस किए जाएं।
एडवांस कंट्रीज हो तो वहां तो कॉन्सेप्ट है जेआईटी का, जस्ट इन टाइम का, लाइक जापान है और ऐसे कंट्री जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है। जिस जगह अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर फौरी प्लेस हो जाता है। जस्ट लाइक वॉलमार्ट है, के मार्ट है, तो वहां पर तो सेटअप हो रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। जैसे ही कह लीजिए कि आपके शेल्फ पर अगर 3 यूनिट्स हैं, एक सेल होता है तो ऑर्डर फौरी ऑटोमेटिकली आपको, यू डोंट हैव द नीड टू प्लेस द ऑर्डर, योर सिस्टम विल कह लीजिए कि प्रॉम्प्ट एन इंस्ट्रक्शन टू द सप्लायर, उसको इंस्ट्रक्ट कर देंगे वॉलमार्ट को कि भाई हमारे पास एक यूनिट जो है वो कम पड़ गया है। फौरी विद इन नो टाइम उस लोकेलिटी में, उस विसिनिटी में जो वॉलमार्ट का एक और आउटलेट होगा, वहां से वो स्टॉक आ जाएगा। वहां तो आपको बेटा आइडिया है कि जैसे कराची से इस्लामाबाद का डिस्टेंस है, वो विद इन 2 आवर्स जो है वो कवर हो जाता है विदाउट एनी डिस्ट्रप्शंस। जबकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ये पूरा 2 डेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी अगर आपकी फास्ट ट्रेन हो। और अगर आपको पता है बाय रोड आप लेकर आ रहे हो तो ये टाइम एक वीक से ज्यादा का होता है। और बीच में अगर कोई स्ट्राइक हो गई, कोई और इश्यूज आ गए, ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक्स आ जाती हैं, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक नहीं मिलता। तो आइडियल तो ये है कि जितना मिनिमम स्टॉक आप कैरी कर सकें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स, विदाउट द कह लीजिए कि डिलेइंग द ऑर्डर्स। आइडियल सिचुएशन तो वो है जेआईटी, जस्ट इन टाइम, कि जो रिक्वायर्ड है वो विद इन नो टाइम, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आईटी का सिस्टम, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत डेवलप होता है। अब पाकिस्तान में, द कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, दे हैव टू फेस द इश्यूज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द टेक्नोलॉजी। आपको पता है हमें तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो आपके पास जेआईटी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, जिसमें स्टॉक कम से कम होता है। अब रिमेनिंग जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर रहकर हमें फिर ये देखना होता है कि कितने यूनिट्स मिनिमम अपने बिजनेस में कैरी करें, कितने कैरी करें कि हमें जो है वो कस्टमर्स का ऑर्डर भी टाइमली हम जो है वो फुलफिल करते रहें, हमें इन्फ्लेशन की एक्स्ट्रा कॉस्ट ना बेयर करना पड़े, हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बार बार ना बेयर करना पड़े। तो ये वाली चीजें। अब बेटा तमाम जो डिस्कशन मैंने आपके साथ अभी मैनेजर ए और बी की है, ये आपके सामने जो टेबल पे लेफ्ट और राइट साइड पर टू डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग जो कह लीजिए डिस्कशन के पॉइंट्स हमने लेकर चले, वो यहां पर हैं। फॉर एग्जांपल, जो लेफ्ट पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री, लेफ्ट साइड पे बेटा जो बॉक्स है, इसमें आप देखें बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब यह है कि अगर आप इन्वेंट्री को बिजनेस में कैरी करते हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। सबसे पहले जो ये वाली कॉस्ट लिखी हुई है इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10%। फिर जब आपके पास इन्वेंट्री कैरी करेंगे तो आपके एसेट्स ज्यादा डिक्लेयर होंगे। जब एसेट्स ज्यादा डिक्लेयर होंगे तो आपके प्रॉपर्टी भी हाई शो होगी। जब प्रॉपर्टी हाई शो होगी तो प्रॉपर्टी का टैक्स भी हाई हो जाएगा। तो आपको ये कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। ये बेटा सारी कॉस्ट लेफ्ट पे लिखी हुई है इन्वेंट्री को कैरी करने की। फिर जैसे हमने पहले बात की थी वेयर हाउसिंग की या स्टोरेज की कॉस्ट, यूनिट को आपने कहीं ना कहीं वेयर हाउस में रखना है इन्वेंट्री को, उसकी कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। हैंडलिंग की, लोडिंग अनलोडिंग, डिटोरेशन, श्रिंकेज, ऑयल है, गैस है, पेट्रोल है, आपको पता लीकेज होनी है, एवेपोरेशन हो जानी है, ब्रेकेज होनी है, इन्वेंट्री की नेचर पे डिपेंड करता है तो डिटोरेशन कैसी है। तो ये कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी इन्वेंट्री को कैरी करने की। और ऑब्सोलेंस की कॉस्ट, ये बेटा कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिखी गई हैं, इससे ज्यादा या कम भी हो सकती हैं। ये कॉस्ट लेफ्ट पे लिखी हुई कौन सी हैं, कि अगर आप इन्वेंट्री बिजनेस में कैरी करते हैं। इसी के बेटा ऑपोजिट है राइट साइड पे कॉस्ट, वो है कॉस्ट ऑफ इनएडिक्वेट कैरिंग, यानी कि कम इन्वेंट्री कैरी करें। जैसे मैनेजर बी कहता था 100, तो आपको एक्स्ट्रा परचेजिंग करनी पड़ेगी, बार बार ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगी, प्राइस हाई हो सकती है, क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं मिलेगी, फ्रीक्वेंट स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब है कि आप यू डोंट हैव द सफिशिएंट स्टॉक और द इन्वेंट्री इन योर बिजनेस टू फुलफिल द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर्स, कि आपके पास इन्वेंट्री नहीं है कि कस्टमर्स की जो नीड है वो फुलफिल कर सकें। और उसके अलावा एडिशनल क्लरिकल कॉस्ट नहीं, कि बार बार आपको कह लीजिए कि ऑर्डर को ट्रैक जो है वो ट्रेस करना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, वही टाइम मैनेजर्स का, क्लरिकल स्टाफ का आप कहीं और स्पेंड कर सकते थे। इन्फ्लेशन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जब आप बार बार बाय करेंगे, हो सकता है जनवरी की प्राइसेस से फेब मार्च अप्रैल एंड सो ऑन लेटर जो मंथ्स है वहां प्राइसेस हाई हो।
सिमिलरली अगर कस्टमर्स का ऑर्डर फुलफिल नहीं किया तो कस्टमर ना सिर्फ लूज हो जाएंगे, बल्कि उनसे जो रिटर्न मिलेगा वो तो लॉस होगा, रादर लॉन्ग टर्म भी लॉस है वो, कि आपकी गुडविल कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो बेटा ये देखिए, ये तमाम जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं ये हमने अभी तक यही डिबेट में, डिस्कशन में लेकर चले हैं। अब दोनों को देखा जाए, अगर हम कम यूनिट्स कैरी करते हैं तो हमारी इस ये जो राइट साइड पे बेटा कॉस्ट है इसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। जो लिखा हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ इन एडुकेट कैरिंग, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, से हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट इन्वेंट्री के साथ हमें नजर आई है, एक है कैरिंग कॉस्ट और दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर है राइट साइड पे और कैरिंग कॉस्ट यहां पर है लेफ्ट साइड पे। अब दोनों कॉस्ट एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करती हैं, यानी कि अगर आप अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को सेव करते हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, और अगर कैरिंग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर कैरिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं क्या करेंगे? कम यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब कम यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये जो राइट साइड पे लिखी हुई ये सारी कॉस्ट है, ज्यादा प्राइस पे करना, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वगैरह, सारी ये सारी कॉस्ट आपकी हैं। ठीक है, स्टॉक आउट की कॉस्ट। और अगर आप कम यूनिट्स कैरी करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको जो कह लीजिए कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको शॉर्टेज हो सकती स्टॉक की, स्टॉक आउट हो सकता है, तो इस तरह की सारी कॉस्ट एसोसिएटेड है। बेटा बात समझा रही? यानी कि जो राइट पे लिखी हुई हैं ये कॉस्ट है ऑर्डरिंग की, लेकिन ये बेनिफिट्स है कैरिंग के। इसी तरह जो लेफ्ट पे लिखे हुए हैं ये कॉस्ट तो है कैरिंग कॉस्ट की, लेकिन बेनिफिट किस चीज के हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट के। एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करते हैं। तो पॉइंट क्या है, ये तो प्रॉब्लम नहीं आ गया भाई, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम कंट्रोल करते हैं तो कैरिंग बढ़ना शुरू होती है, और अगर कैरिंग को कंट्रोल करते हैं तो क्या बढ़ना शुरू हो जाती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये डिस्कशन का पॉइंट है। तो बेटा यहीं से डिस्कशन मैं आगे कैरी करता हूं। तो मैं इसको अभी लीव कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फौरी बेटा जितना क्विकली आप इसको ज्वाइन करेंगे, हो सकता है हमें जस्ट ये 2 सेशंस के अंदर ही पूरा लेक्चर वाइंड अप हो जाए। आप डिले करेंगे तो हो सकता है मुझे वेट करना पड़े, जिसकी वजह से हमें थर्ड सेशन की तरफ भी मूव करना पड़े। मैं बेटा इसको कह लीजिए कि लीव कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम एंड हो रहा है, और दोबारा इसी लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहा हूँ।